So we'll go ahead with next question. Question number 5th. A light wave has a frequency of 4 into 10 raised to 14 hertz and a wavelength of 5 into 10 raised to minus 7 meters in a medium. The refractive index of the medium is. बहुत simple सा question है. If you remember, what is the refractive index of a medium? C upon V. तो अगर आपको याद होगा v होता है n लैम्डा वेयर n इज फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा इज वेवलेंथ और c तो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। तो सिर्फ आपको यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। c की वैल्यू होती है 3 into 10 raised to 8 और फ्रीक्वेंसी कितना दिया है आपको? फ्रीक्वेंसी इज 4 into 10 raised to 14 और व्हाट इज वेवलेंथ गिवन टू यू? 5 into 10 raised to minus 7। इसको सिर्फ सॉल्व कर लो। अगेन वेरी सिंपल, टू सिंपल। 10 raised to 8 है ऊपर, नीचे 10 raised to 14 है, तो 10 raised to 6 बचेगा नीचे। 8 और ये 14 तो डिफरेंस इज 6, तो नीचे 10 raised to 14 है और 10 raised to 8 कैंसिल कर देता तो 10 raised to 6 कितना? 10 raised to 6 और 10 raised to minus 7 मतलब कितना? 10 raised to minus 1 कितना? 10 raised to minus 1 10 raised to minus 1 4 5 का कितना आता है? 20 to 10 raised to minus 1 कितना हो गया? 2 कितना हो गया? 2। ऊपर 3 है, नीचे 2 है, 3/2 है। व्हाट इज 3/2? 1.5 मतलब ग्लास है बेसिकली। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन था। डू नॉट एक्सपेक्ट सच क्वेश्चन फॉर नीट और जेडब्ल्यू। दिस क्वेश्चन इज अगेन वेरी बेसिक, सिंपल है, सिर्फ क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। A microscope is focused on a mark on a piece of paper and then a slab of glass of thickness 3 centimeter and refractive index 1.5 is placed over the mark। हमने माइक्रोस्कोप को, हमारे पास एक माइक्रोस्कोप था, मान लो यहाँ पे एक मार्क है, दिस सम मार्क। इस मार्क को हम लोग देख रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप। तो यहाँ पे कहीं पे एक माइक्रोस्कोप होगा एंड वी आर सीइंग दिस मार्क थ्रू दिस माइक्रोस्कोप, राइट। फिर आगे क्या बोला है? आगे इन्होंने बोला है कि अब हमने क्या किया, इस मार्क के ऊपर हमने एक ग्लास का स्लैब रख दिया जिसका थिकनेस कितना था? 3 सेंटीमीटर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था? 1.5। तो व्हाट यू डू इज, इसके ऊपर तुमने एक स्लैब रख दिया विथ थिकनेस ऑफ, थिकनेस को मैं फिलहाल आर बोलता हूँ। आर क्यों बोलता हूँ बताऊंगा बाद में मैं। तो आई जस्ट कॉल दिस आर। तो आगे बोला है हाउ शुड बी द माइक्रोस्कोप मूव्ड टू गेट द मार्क इन फोकस अगेन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ घुमा घुमा के पूछा है। अगर मैं माइक्रोस्कोप को, मतलब मैं अगर उस मार्क को माइक्रोस्कोप से देख रहा था, राइट, माइक्रोस्कोप से मार्क को देख रहे थे, क्लियरली दिख रहा था, वेरी गुड। अब आपने उस मार्क के ऊपर एक ग्लास स्लैब रख दिया, इसका मतलब मार्क कहाँ आ गया? डेंसर मीडियम में। कहाँ है वो? डेंसर मीडियम में। जब ऑब्जेक्ट मतलब मार्क डेंसर मीडियम में हो और ऑब्जर्वर रेयर मीडियम में हो तो क्या होता है? क्या होता है? अप रेज होता है, मतलब शिफ्ट होता है। मतलब जो मार्क एक्चुअल यहाँ है, जो रियल डेप्थ आर पे है, इसके थिकनेस को मैंने आर बोला है, वो दिखेगा तुमको समवेयर ओवर हियर, बराबर। तो क्योंकि हमने मार्क के ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर एक ग्लास स्लैब रख दिया, तो ऐसा हुआ कि नाउ द ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम। ऑब्जेक्ट जब डेंसर मीडियम में हो तो वो शिफ्टेड दिखता है और कितने डिस्टेंस पे दिखता है? ए पे दिखता है, बराबर। तो अगर पहले अगर माइक्रोस्कोप इस लेवल पे था, अब मुझे अगर मार्क को क्लियरली देखना है तो मुझे जितना अच्छे से सुन लेना, जितना ऑब्जेक्ट रेज हुआ, मतलब जितना ऑब्जेक्ट का शिफ्ट हुआ, उतने के उतने शिफ्ट से इसको भी ऊपर लेके आना पड़ेगा, तब जाके वापस से मुझे मार्क दिखेगा। यू हैव टू रिमेंबर, माइक्रोस्कोप का थ्योरी याद होना चाहिए। ऑब्जेक्ट आपको कब दिखता है? जब ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ के पीछे हो, तो ऑब्जेक्टिव उसका इमेज बनाएगा, रियल इमेज एंड इन्वर्टेड, ट्यूब के अंदर। और वो जो इमेज बनाया, किसने बनाया? ऑब्जेक्टिव ने। वो आई पीस के लिए क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। और उस आई पीस ने वापस से उसको क्या कर दिया? मैग्निफिकेशन। तो पहले क्या था? ग्लास स्लैब नहीं था। ग्लास स्लैब नहीं था तो जो भी ऑब्जेक्टिव का लेंस होगा उसके लिए ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ के बियॉन्ड था तो दिख रहा था।
जैसे तुमने ग्लास स्लैब रख दिया तो ये ऑब्जेक्ट कैसा दिखा, रेस, कैसा दिखा, रेस, मतलब इसका लेंथ से डिस्टेंस क्या हो गया, कम। लेंथ से डिस्टेंस कम होना मतलब अब ये जो मार्क है वो फोकल लेंथ के अंदर आ गया। अगर फोकल लेंथ के अंदर आ गया तो इमेज रियल बनता ही नहीं है, राइट। मतलब ट्यूब के अंदर इमेज बनेगा ही नहीं। अब अगर ऑब्जेक्टिव का ही इमेज ट्यूब के अंदर बना नहीं तो आईपीएस ने किसका इमेज बनाया, नथिंग। इसके लिए आपको इस ट्यूब को उतना ही शिफ्ट करना पड़ेगा जितना ये शिफ्ट है। तो यू हैव टू रिमेंबर दैट you have to shift the microscope equal to the shift here. How do you find out shift here? What is shift? Real depth minus apparent depth. दिख तो रहा है real depth is shift plus apparent depth. तो shift क्या हो गया, real depth minus apparent depth. real depth कितना thickness है 3. apparent depth कैसे निकालते हो? Do you remember जब ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। तो एपरेंट डेप्थ कितना होता है, रियल डेप्थ अपॉन म्यू। ये फॉर्मूला सब बना के दिए मैंने, हमने सब डिराइव किया था। तो शिफ्ट इक्वल टू आर माइनस आर बाई म्यू, आर कॉमन 1 माइनस 1 बाय म्यू। तो आ गया शिफ्ट का फॉर्मूला। आर की वैल्यू 3 सेंटीमीटर थी, 3 सेंटीमीटर, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5। 1 माइनस 1 बाय म्यू, म्यू इज 1.5, 1.5 इज 3 बाई 2। 1.5 कितना होता है 3 बाई 2, 2 गया ऊपर। व्हाट इज 1 माइनस 1 बाई 3, 2 बाई 3, 1 बाई 3। तो कितना शिफ्ट करना पड़ेगा, 1 सेंटीमीटर। कहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, अपवर्ड्स। तो 1 सेंटीमीटर अपवर्ड्स, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जस्ट फॉर अ प्रैक्टिस, अगर अगर यहाँ पे मैं ग्लास की जगह पे वाटर का टैंक रख देता, वाटर, तो यहाँ पे क्या लिखते 4/3, क्योंकि 1.33, 4/3, 3 जाता ऊपर तो 3/4, 1 माइनस 3/4 इज 1/4, तो 1/4, तो 3/4, 3/4 कितना होता 0.75। अगला क्वेश्चन, इफ द क्रिटिकल एंगल फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ मीडियम टू वैक्यूम इज 30 डिग्री, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम इज। सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले लाइट जा रहा है मीडियम से वैक्यूम में, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, और क्रिटिकल एंगल कितना है 30 है। आपको पूछा व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम। तो इफ यू वांट टू फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम, तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि स्पीड कैसे फाइंड करते हैं। रिमेंबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज c by v, यस। तो व्हाट इज v, c by mu, c by mu, very good. But do you remember sine of critical angle is 1 by mu? याद है क्या, हाँ, yes or no? Yes. तो from 1 and 2, from equation number 1 and 2, you get v equals to c by mu, और 1 by mu कितना है sin ic है, तो c into कितना हो गया sin ic। What is c value, 3 into 10 raised to 8 meter per second. What is critical angle, 30 degree. What is sin 30, 1/2, 3/2 मतलब 1.5, तो 1.5 into 10 raised to 8 मीटर पर सेकेंड, ऐसा आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का बी है क्या, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, which of the following is not due to total internal reflection। इन चारों में से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में, मतलब इन चारों में से which of the phenomena is not because of TIR। तो पहला फेनोमेना इज ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। यू नो व्हाट इज ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, डायमंड बहुत चमकता है ना, क्यों चमकता है, क्योंकि एक बार अगर रे ऑफ लाइट उसके अंदर गया तो अंदर डेंसर मीडियम है, बाहर रेयर मीडियम है, तो लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर। और वो डायमंड का शेप ऐसा होता है कि लाइट अंदर जाने के बाद थाउजेंड्स ऑफ टाइम टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होता रहता है, क्योंकि कंडीशन दो ही थे, लाइट शुड बी ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू
rarer, denser to rarer, and it should be incident at an angle greater than critical angle. तो जो डायमंड का शेप होता है उसकी वजह से लाइट अंदर जाने के बाद बाहर आ ही नहीं सकता. इट हैज़ टू अंडरगो 50,000 और मोर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. तो डायमंड के अंदर लाइट का TIR होता है, इसलिए डायमंड लुक्स गुड. तो इट इज़ बिकॉज ऑफ TIR. वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स ड्यू टू TIR. डिफरेंस बिटवीन apparent डेप्थ एंड रियल डेप्थ इज नॉट बिकॉज ऑफ TIR. ये तो TIR की वजह से नहीं है ना, ये रिफ्रैक्शन की वजह से होता है. इट इज बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. देन यू हैव मिरेज ऑन हॉट समर डेज. यू नो व्हाट इज मिरेज? यस, व्हाट इट इज? एग्जांपल. हाँ, रास्ते पे पानी दिखता है. वेरी गुड. तो इन समर बिकॉज इट वेरी हाई टेम्परेचर, तो रोड पे आप देखोगे ऐसा आपको दूर से दिखेगा कि वहाँ पे पानी है. दैट इज बिकॉज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. अब ऐसा क्यों होता है वो भी सोचना पड़ेगा आपको. यू हैव टू थिंक कि ऐसा क्यों हुआ. नहीं कोई अंदाजा व्हाई इज दैट सो? नो, नॉट रियली. नो. जरा जाके चेक करो, पुराने सिलेबस में था मिरेज. मिरेज इज बेसिकली इट लुक्स लाइक देयर इज वाटर ऑन द सरफेस ऑफ रोड. तो चेक करो क्यों होता है. इट इज बिकॉज ऑफ TIR. यस, लेकिन एग्जैक्ट चेक करो. तो एनीवेज ऑप्शन सी. अगला क्वेश्चन. अभी देखो ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, और जितना सिंपल क्वेश्चन हो ना उतना कंफ्यूजन के चांसेस ज्यादा होते हैं. तो यहाँ ध्यान दो, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री लगेगा आपको. रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल ऑफ वाटर एंड ग्लास इज. आपको ग्लास और वाटर का क्रिटिकल एंगल का रिलेशन क्या पूछा है, मतलब कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है ये पूछा है. फर्स्ट ऑफ ऑल, डू यू रिमेंबर साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल इज 1/μ? यस, नो, यस. इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू μ. यस. क्वेश्चन नंबर 1. डू यू नो, चलो नहीं पता होगा तो बता देता हूँ मैं. व्हाट इज साइन 0? व्हाट इज साइन 0? 0. व्हाट इज साइन 30? 1/2 मतलब 0.5. व्हाट इज साइन 45? 1/√2 मतलब 0.7. बराबर? करेक्ट. बराबर है ना. व्हाट इज साइन 60? √3/2 0.8660. मतलब जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे साइन की वैल्यू भी बढ़ रही है. इसका मतलब ये होता है कि साइन ऑफ IC इज प्रोपोर्शनल टू IC. साइन थीटा प्रोपोर्शनल टू थीटा, क्योंकि थीटा की वैल्यू बढ़ रही है तो साइन की वैल्यू भी बढ़ रही है. कॉस में उल्टा होता है. व्हाट इज cos 0? 1. व्हाट इज cos 60? cos 30 √3/2 मतलब 0.866. व्हाट इज cos 45? 1/√2 0.7. व्हाट इज cos of 60? 1/2 0.5. cos के केस में उल्टा होता है. जैसे एंगल की वैल्यू बढ़ती है cos की वैल्यू कम होती है. तो वहां पे तुम ऐसा नहीं लिख सकते, वहां पे तुमको लिखना पड़ेगा cos थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा. यहाँ पे लिख रहे हो साइन थीटा इज प्रोपोर्शनल टू थीटा, वहां लिखोगे cos थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा. पर ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 और 2. 1 और 2 से क्या समझा तुमको? साइन IC इज प्रोपोर्शनल टू IC, बराबर, और साइन IC इज प्रोपोर्शनल टू 1/μ मतलब IC इज प्रोपोर्शनल टू 1/μ. सही है कि नहीं? यस. तो हो गया ना क्वेश्चन खत्म. वाटर और ग्लास में से किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है? वाटर का. तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है उसका क्रिटिकल एंगल ज़्यादा होगा. किसका कम है? वाटर का. वाटर का. तो वाटर का क्रिटिकल एंगल फॉर वाटर इज लेस देन क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास. जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम उसका क्रिटिकल एंगल ज़्यादा. वापस सुन लो, मैं गलत लिख रहा हूँ तुम हाँ बोल रहे हो. जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम उसका क्रिटिकल एंगल ज़्यादा. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम किसका है? वाटर का. तो क्रिटिकल एंगल ज़्यादा किसका है? तो फिर इसको ऐसा लिखेंगे कि ऐसा लिखेंगे? ऐसा. दिस वन. बराबर. बताओ ऑप्शन. डन. अगला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है, ऑलमोस्ट सेम है. The speed of light in media M1 and M2 is 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. बाय द वे, जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो सिर्फ क्वेश्चन मत सॉल्व करो, कुछ और भी याद रखो. 1.5 × 10⁸. अभी देखा था तुमने, देखा था? यस. पक्का? यस. गुड.
श्योर ना? हाँ कि ना? काम में आएगा तो यूज करेंगे। एंड मीडिया M2, तो मीडियम 1 में 1.5 × 10⁸ है और मीडियम 2 में कितना है 2 × 10⁸। A ray of light enters from medium 1 to medium 2 at an angle I. तो मीडियम 1 से मीडियम 2 में लाइट गया, इट इज इंसिडेंट एट एन एंगल I. If the ray suffers total internal reflection, the value of I is. तो ऐसा है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक टू मीडिया, मीडियम 1 मीडियम 2, मीडियम 1 मान लेते हैं इसको, एंड लेट अस टेक अनदर मीडियम, मीडियम 2, इसको मीडियम 2 मान लेते हैं, मीडियम 2 मान लिया इसको। तो लाइट इज गोइंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, दिस इज मीडियम नंबर 1, दिस इज मीडियम नंबर 2। लेट्स ड्रॉ अ नॉर्मल हियर, एक नॉर्मल आ गया। लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, मीडियम 1 से मीडियम 2 जा रहा है लाइट। तो पहले तो ये बता दो दोनों में से डेंसर कौन सा है, रेयर कौन सा है? मीडियम 1 डेंसर है, होना भी चाहिए, नहीं तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्राइमरी कंडीशन था द लाइट शुड बी ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू, और ये यहाँ पे मीडियम 1 से कहाँ जा रहा है मीडियम 2, और क्या हो रहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो मीडियम 1 क्या है डेंसर, मीडियम 2 क्या है रेयरर। वैसे वहां से नहीं समझ में आया तो दूसरी भी चीज है, मीडियम 1 में स्पीड कितना है 1.5 × 10⁸, मीडियम 2 में कितना है 2 × 10⁸। स्पीड जितना ज़्यादा उतना ही जो मीडियम है वो रेयर होता है, और स्पीड कम तो वो डेंसर होता है। तो स्पीड कम मतलब डेंसर, तो स्पीड कम कौन से मीडियम में था 1 में, तो वो क्या है डेंसर है। तो अभी ऐसा है कि रे ऑफ लाइट आया और टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हुआ, और कितने एंगल पे इंसिडेंट हुआ आई पे। इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका μ2 है, मान लेते हैं। तो आपको पूछा है कि जो आई की वैल्यू है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए आई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ऐसा क्वेश्चन है। इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2/3, इक्वल टू और लेस देन साइन इनवर्स ऑफ 3/5, इक्वल टू और ग्रेटर देन साइन इनवर्स ऑफ 3/4, लेस देन साइन इनवर्स ऑफ 2/3। क्वेश्चन समझा गया? दो मीडियम है M1 M2, दोनों में स्पीड दिया हुआ है V1 एंड V2, वैल्यू दिया हुआ है आपको 1.5 × 10⁸, 2 × 10⁸। लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रहा था तो क्या हो गया, क्या हो गया TIR। TIR कब होता है when the light is traveling from denser to rarer, वो कंडीशन तो सेटिस्फाई हो ही रही है। और कब होता है when the angle of incidence is greater than or equal to, when the angle of incidence I is greater than or equal to critical angle। सही है, करेक्ट। बट व्हाट इज क्रिटिकल एंगल? इफ यू रिमेंबर sin IC is 1/μ, बराबर। मैंने बोला था मत यूज करना, मैंने आपको बोला था कि डायरेक्ट फॉर्मूला मत यूज करना, फिर भी यूज किया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, आपने बोलना चाहिए कि जो इंटरफेस है, इंटरफेस अ सरफेस विच सेपरेट्स टू मीडिया, अगर यहाँ पे TIR हो रहा होता, राइट, तो फिर आपको पता होना चाहिए μ1 sin I इक्वल टू μ2 sin R। यस नो यस, स्नेसो लगाओगे ना, लगाओगे कि नहीं लगाओगे, हाँ कि ना? हाँ हाँ, वेरी गुड। और फिर थोड़ा सा और बता दो कि जब I की वैल्यू IC हो गई तो R की वैल्यू कितनी होगी, कितनी 90, क्योंकि क्रिटिकल एंगल पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 बनता है क्या याद? इतना तो याद होना चाहिए। देयरफॉर μ1 sin IC, क्योंकि I की जगह पे क्या लिखा मैंने IC, क्या लिखा मैंने IC, और μ2 sin R की जगह पे क्या लिखेंगे 90, व्हाट इज sin 90 1, तो व्हाट इज sin IC μ2/μ1, बराबर। अब ठीक है, अभी ठीक है। तो देयरफॉर IC क्या आ गया, IC साइन इनवर्स ऑफ μ2/μ1। और अभी तो मैंने बोला कि क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, हाँ कि ना? हाँ हाँ। तो
तो I शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू आई सी, मतलब शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ म्यू टू बाय म्यू वन, बराबर। बट डू यू रिमेंबर, यू शुड रिमेंबर, याद है क्या ये, याद है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन, ये क्या था, या फिर ये क्या था, v1 बाय v2, वेरी गुड। तो I शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ v1 बाय v2, v1 बाय v2, म्यू2 बाय म्यू1 इज v1 बाय v2। और आपको v1 की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है, 1.5 इंटू 10⁸ और v2 भी दिया है 2 इंटू 10⁸, 10⁸ हो गया कैंसल। 1.5 कितना होता है, 3/2, कितना होता है 3/2 और बाई टू मतलब 3/4। तो I की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3/4। रीड ऑप्शन नंबर सी, इक्वल टू और ग्रेटर देन साइन इनवर्स ऑफ 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्विक। When a biconvex lens of glass having refractive index 1.47 is dipped in a liquid, it acts as a plain sheet of glass. This implies that the liquid must have refractive index equal to that of glass, less than 1, greater than that of glass, less than that of glass। तो क्वेश्चन ऐसा है कि हमारे पास एक बाइकॉन्वेक्स लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.47 है, उसको हमने एक लिक्विड में डिप कर दिया, एक लिक्विड में डिप कर दिया। इट एक्ट्स एज अ प्लेन शीट ऑफ ग्लास। तो आफ्टर डिपिंग दैट इनटू लिक्विड द लेंस बिकम्स अ प्लेन शीट ऑफ ग्लास, मतलब इट इज बिहेविंग लाइक अ प्लेन मिरर, बेसिकली यू कैन से दैट इट इज लाइक अ प्लेन शीट ऑफ ग्लास, राइट। दिस implies that the liquid must have refractive index। ऐसा होने के लिए कंडीशन होता है जो लिक्विड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू ग्लास होना चाहिए, सिंपल। तो अगर एक कॉन्वेक्स लेंस है, इफ यू डिप इट इनसाइड अ लिक्विड एंड इट बिहेव्स लाइक अ प्लेन शीट ऑफ ग्लास, प्लेन शीट ऑफ ग्लास ट्रांसपेरेंट मीडियम भी हो सकता है, तो इफ इट इज बिहेविंग लाइक अ प्लेन शीट ऑफ ग्लास मतलब प्लेन ग्लास स्लैब, वो प्लेन ग्लास स्लैब जैसा कब बिहेव करेगा, व्हेन द लिक्विड मस्ट हैव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। नहीं, मैं वापस बताता हूँ, बहुत सिंपल चीज़ है। एक लेंस क्या करता है, रेस को कॉन्वर्स करता है। और अगर मेरे पास एक प्लेन ग्लास स्लैब है तो वो कॉन्वर्स करता है क्या, नहीं, वो सिर्फ रिफ्रैक्शन प्रोड्यूस करता है। मतलब वो सिर्फ, अगर याद होगा लैटरल डिस्प्लेसमेंट, याद है क्या, याद है ग्लास स्लैब क्या करता है, रे को सिर्फ शिफ्ट करता है पैरेलली, और लेंस क्या करता है, कॉन्वर्स करता है। लेंस क्या करता है, कॉन्वर्स, और ग्लास स्लैब क्या करता है, शिफ्ट करता है, बराबर। अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस को लिक्विड में डालता हूँ, वही कॉन्वेक्स लेंस अभी कैसा बिहेव कर रहा है, प्लेन शीट ऑफ ग्लास, मतलब कैसा बिहेव कर रहा है, ग्लास स्लैब जैसा। कैसा कर रहा है, ग्लास स्लैब जैसा। ये कब करेगा, जब लेंस का और उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो, सेम हो, मतलब दैट द लिक्विड शुड आल्सो हैव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू ग्लास, सिंपल। अगला क्वेश्चन भी वही है, सेम क्वेश्चन है, सेम। तो ये क्वेश्चन आप एज एन असाइनमेंट करोगे, सेम थिंग, अ कॉन्वेक्स लेंस इज डिप्ड इन अ लिक्विड whose refractive index is equal to refractive index of lens, then the focal length will be, बता दो चलो। अभी तुमने क्या बोला, अगर लेंस को हमने एक लिक्विड में डिप कर दिया तो कैसा बिहेव कर रहा है, प्लेन शीट ऑफ ग्लास। प्लेन शीट ऑफ ग्लास का फोकल लेंथ इन्फिनिटी होता है, क्या होता है, किसी भी प्लेन सरफेस का फोकल लेंथ इन्फिनिटी होता है, क्या होता है। तो मैंने अगर एक लेंस को डिप कर दिया किसमें, लिक्विड में, और वो कैसा बिहेव करने लग गया, प्लेन शीट ऑफ ग्लास, प्लेन शीट, प्लेन फ्लैट सरफेस। तो फ्लैट सरफेस का फोकल लेंथ कितना है, इन्फिनिटी। अब बताओ क्या बोला, कॉन्वेक्स लेंस इज डिप्ड इन अ लिक्विड whose refractive index is equal to refractive index of lens। जब तुम एक लेंस को एक लिक्विड में डालते हो और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल हुआ जो तुमने अभी देखा, तो उस केस में लेंस कैसा बिहेव करता है, प्लेन शीट, और प्लेन शीट का फोकल लेंथ क्या होता है, हाँ, तो फिर बिकम्स इन्फिनाइट, ऑप्शन ए, खत्म। क्या था, नथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन,
A biconvex lens has radius of curvature of magnitude 20 centimeter. Which one of the following options describe best the image formed of an object of height 2 centimeter placed 30 centimeter from the lens? तो पहले क्वेश्चन में क्या दिया है वो समझ लो. क्वेश्चन में क्या दिया है वो समझना इंपॉर्टेंट है टू सॉल्व द क्वेश्चन. हमारे पास एक बाइकॉन्वेक्स लेंस है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 20 सेंटीमीटर, राइट. Which one of the following option describe best the image formed of an object of height? तो ऑब्जेक्ट का हाइट मतलब ऑब्जेक्ट का साइज. तो O की वैल्यू दी है 2 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट कितना दूर रखा हुआ है 30 सेंटीमीटर अवे, और रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, बराबर. तो इमेज कौन सा बनेगा और कितने साइज का बनेगा ये पूछा है. Will the image form be real? Will it be virtual? And then height कितना होगा ये पूछा है. तो how do you plan to solve this question? सिंपल है. सॉल्व कैसे करोगे? पहली बात तो बताओ बाय कॉन्वेक्स लेंस में दोनों सरफेस कैसे है कॉन्वेक्स. दोनों सरफेस का रेडियस नहीं दिया है आपको, एक ही दिया है. क्या दिया है? एक. मतलब तुमको बता रहे हैं कि ये इक्वी कॉन्वेक्स है. क्या ये इक्वी कॉन्वेक्स है. वेरी गुड. ओके, इक्वी कॉन्वेक्स है. इक्वी कॉन्वेक्स है. अगर इक्वी कॉन्वेक्स है तो आपको याद है, डू यू रिमेंबर r/2 इंटू म्यू माइनस 1. ऐसा होता है ना फोकल लेंथ, हाँ कि ना? यस. नॉर्मली लेंस का मटेरियल क्या होता है? नॉर्मली ग्लास. तुमको पता है कौन सा मटेरियल? नहीं. तो बाय डिफॉल्ट ग्लास. और अगर ग्लास है तो f की वैल्यू क्या आ जाती है याद है आपको? r. क्या आता है? r. क्यों? क्योंकि अगर म्यू की वैल्यू 1.5 हो गई, ग्लास हो गया, तो f इक्वल्स टू r/2 इंटू 1.5 माइनस 1. व्हाट इज 1.5 माइनस 1? 0.5 इंटू 2. तो f की वैल्यू क्या बन गई? r. इसका मतलब तुमको रेडियस दिया है, मतलब तुमको फोकल लेंथ दिया है. कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर. घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं. बाई कॉन्वेक्स बोला तो पहले 10 बार सोचोगे. बाई कॉन्वेक्स बोला है लेकिन रेडियस तो एक ही दिया है, तो इक्वी कॉन्वेक्स मान लेना है. मान लिया? वेरी गुड. तो R1 R2 सेम हो गया. अगर वैसा हो गया तो हमने तो लेंस के लिए मैंने 4 आपको फॉर्मूला बना के दिए थे. इक्वी कॉन्वेक्स, प्लानो कॉन्वेक्स, इक्वी कॉन्केव, प्लानो कॉन्केव. और ये फॉर्मूला आता है इक्वी कॉन्वेक्स के लिए. और इक्वी कॉन्केव के लिए क्या लगता है? माइनस. और अगर प्लानो कॉन्वेक्स हो तो 2 नहीं होता है, और अगर प्लानो कॉन्केव हो तो माइनस आता है. हमारे पास इक्वी कॉन्वेक्स बोला था तो क्या आएगा? r/2 इंटू म्यू माइनस 1. तो लेंस है, लेंस का मटेरियल को रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बताया नहीं, तो 1.5 मान लो. मान लिया. f मिल गया. u दिया है, v मिल जाएगा. कैसे मिल जाएगा? 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u. तो 1/v इज 1/f प्लस 1/u. यूजिंग साइन कन्वेंशंस. v फाइंड करना है तो कन्वेंशन यूज करना नहीं, और कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव आता है, और ऑब्जेक्ट हम लोग बाय डिफॉल्ट कहाँ रखते हैं? लेफ्ट साइड में. तो 1/v इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u. 1/f कितना है? f 20. यस. व्हाट इज u? 30 था ना u. हाँ, 30 माइनस 20 10 अपॉन 20 इंटू 30. तो 1/v ये हो गया कैंसल. हो गया क्या कैंसल? पक्का? हाँ हो गया. गलत आंसर हो गया ना, मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया. चलो कोई बात नहीं, छोड़ो, मैं एक स्टेप लिखता हूँ. 20 इंटू 30, तो 1/v इक्वल्स टू 1/60. v इक्वल्स टू कितना ना? 60 पॉजिटिव आया. पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं आया ना, ये पॉजिटिव आया. पॉजिटिव आना मतलब राइट साइड में बनना. और लेंस में अगर इमेज राइट साइड में बना है तो वो कौन होता है? रियल होता है. कौन होता है वो? रियल. ठीक है, रियल आ गया. अब v इक्वल्स टू 60 मिल गया. अब इमेज का हाइट पूछा है. डू रिमेंबर I/O इक्वल्स टू v/u. यस, पक्का? गुड. वैसे तो करना ही नहीं है ये, ठीक है.
तुम सॉल्व करना है करो, बिना सॉल्व किए आता है सब ये वाला। क्यों? आई इक्वल टू वी बाई यू इंटू ओ। व्हाट इज वी? 60। व्हाट इज यू? 30। बराबर? पक्का? श्योर? हाउ मच इज ओ? कितना है? 2। 1 जा 2 जा 2 2 जा 4। कितना है? 4। अब क्यों नहीं सॉल्व करना था? उसका रीजन था, व्हाट इज द फोकल लेंथ? व्हाट इज द फोकल लेंथ? कितना? 20। 20। वेयर इज द ऑब्जेक्ट केप्ट? 30। मतलब फोकल लेंथ के पीछे है ऑब्जेक्ट। तो ऐसे केस में जो इमेज बनता है वो क्या होता है? मैग्नीफाइड। पक्का? श्योर? 100%? हाँ, तो रियल इन्वर्टेड एंड हाइट इज हाउ मच? 4 सेंटीमीटर। तो ये जो फॉर्मूला है, आप बोलोगे इसमें कन्वेंशन क्यों नहीं यूज किया? जरूरत नहीं थी इसलिए नहीं यूज किया। ऑप्शन देख के समझ में आता है कि कन्वेंशन यूज करना है कि नहीं। रियल, वर्चुअल, 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 सॉरी, रियल, वर्चुअल, वर्चुअल और रियल, ऐसा था 4 ऑप्शन थे। रियल, वर्चुअल, वर्चुअल, रियल। ठीक? यस, नो, यस। जब तुमने यहाँ पे v निकाला, v60 मिल गया, पॉजिटिव 60 है, इसका मतलब इमेज राइट साइड में बना है, मतलब रियल इमेज है, और रियल हमेशा इन्वर्टेड ही होता है। तो यहाँ जो हम लोग माइनस साइन लिखते हैं ना, अगर आपको याद होगा यहाँ तुम माइनस लिखते हो, और ये माइनस लिखने के बाद तुम फिर वापस साइन कन्वेंशन यूज करोगे, बोलोगे v पॉजिटिव है तो ये प्लस कर दोगे और ये माइनस कर दोगे। करोगे कि नहीं करोगे? हाँ कि ना? हाँ। तो क्या हो जाएगा वो? बस। वैसे जरूरत नहीं होती है यहाँ पे, क्योंकि क्योंकि हमको रियल के 2 ही ऑप्शन थे और दोनों में हाइट का जो वैल्यू था वो सेम था। अगर ऐसा दिया होता +4 सेंटीमीटर, -4 सेंटीमीटर, तो हमको जरूरत पड़ती माइनस साइन की, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है। तो अगर मैंने आंसर में ऐसा लिख दिया होता -4, तो आंसर क्या लिखते? ऑप्शन ए, क्योंकि रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। तो क्योंकि यहाँ पे हाइट की वैल्यू सेम नहीं थी, तो हमको जरूरत नहीं हो प्लस माइनस लिखने की, जरूरत नहीं है प्लस माइनस लिखने की। नेक्स्ट क्वेश्चन। टू आइडेंटिकल thin plano convex glass lenses, refractive index 1.5 each, having radius of curvature 20 centimeter, are placed with their convex surfaces in contact at the center. The intervening space is filled with oil of refractive index 1.7. The focal length of the combination is. तो पहले से क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया होगा तो सॉल्व कैसे होगा? तो थोड़ा वापस से पढ़ लो। While reading the question, you have to take some particular words from there. Two identical, मैंने 2 बार बोला identical। identical मतलब कर्वेचर दोनों का सेम होगा। Thin plano convex, एक सरफेस प्लेन है, एक कॉन्वेक्स है। ग्लास लेंसेज, each having radius of curvature 20 centimeter, are placed with their convex surfaces in contact। अभी होता क्या है, क्योंकि तुम्हारे पास 2 लेंस है, मान लेता हूं मैं ये पहला लेंस है प्लानो कॉन्वेक्स, और एक लेंस है प्लानो कॉन्वेक्स, तो आई हैव वन मोर लेंस विच इज प्लानो कॉन्वेक्स। मे बी आई डोंट नो इफ आई एम एबल टू, यस। तो मैं इन 2 लेंस को ऐसा भी कांटेक्ट में रख सकता हूँ, लेकिन अगर मैं ऐसा कांटेक्ट में रखता हूँ ना, तो बीच में स्पेस ही नहीं बचता है, राइट? इन्होंने बोला है इट इज केप्ट इन सच अ वे दैट द 2 कॉन्वेक्स सरफेस टच ईच अदर, बोला ना ऐसा, right? They are placed with their convex surfaces in contact at the center, at the center। मतलब ऐसा भी नहीं चलेगा, ऐसा भी नहीं चलेगा, सेंटर पे टच होना चाहिए, सेंटर पे ही टच होना चाहिए। दिस इज हाउ दे आर प्लेसिंग है। फिर बोला है द इंटरवेनिंग स्पेस, इंटरवेनिंग स्पेस मतलब जो बीच में स्पेस बच गया, इंटरवेनिंग स्पेस, यहाँ जो बीच में स्पेस बच गया, यहाँ पे ये स्पेस बच गया, तो ये जो स्पेस बच गया ना, इस स्पेस पे तुमने एक लिक्विड भर दिया। इट इज फिल्ड विथ ऑयल, इट इज फिल्ड विथ व्हाट? ऑयल। तो यहाँ पे तुमने भर दिया एक लिक्विड, तो यू आर फिलिंग दिस विथ लिक्विड, सम लिक्विड, यहाँ पे तुमने लिक्विड भर दिया।
इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, आए हैं, आएंगे, आते रहेंगे। और जो मैं बता रहा हूँ उसको तुम अच्छे से समझ लेना, नहीं तो आंसर आपका सब आने, मतलब तुमको फॉर्मूला पता है लेकिन आंसर नहीं आ रहा, कैसे आएगा? क्योंकि उसमें एक चीज है जो यूज करनी पड़ती है, वो समझ लो। राइट, तो ऐसा है। तो ये बन गया 3 लेंस। लेंस नंबर 1 जिसका रिफ्लेक्टेड इंडेक्स 1.5 है, लेंस नंबर 2 जिसका रिफ्लेक्टेड इंडेक्स 1.7 है, और तीसरा लेंस जिसका वापस से 1.5 है। ये है कॉम्बिनेशन ऑफ 3 लेंस इन कांटेक्ट विद ईच अदर। जब ये 3 लेंस है ना, तो 3 लेंस को तुमको कैसा इमेजिन करना पड़ता है? आपको इन 3 लेंस को ऐसा इमेजिन करना पड़ता है कि ये लेंस नंबर 1, देन लेंस नंबर 2 एंड लेंस नंबर 3। करेक्ट? तो this one system is a combination of how many lens? 3 lens. Very good. Do you remember 1 upon focal length of the combination is 1 by f1 plus 1 by f2 plus 1 by f3? ये मैंने आपको बताया था, लेंस इन कॉन्टैक्ट नाम का एक टॉपिक था, उसमें फॉर्मूला बताया था मैंने आपको। अगर 4 है तो प्लस 1 बाय f4, 5 है तो प्लस 1 बाय f5, और यही पावर होता है P1 प्लस P2 प्लस P3, क्योंकि 1 बाय f इज पावर। राइट? और मैंने मैग्निफिकेशन बताया था, मैग्निफिकेशन में क्या होता है? m1 प्लस m2 प्लस m, नहीं, प्रोडक्ट होता है m1 इंटू m2 इंटू m3। तो जहां जहां गलती होती है, यहाँ गलती होती है। फोकल लेंथ में एडिशन है, पावर में एडिशन है, तो बाय डिफॉल्ट हमारा ब्रेन सोचता है अच्छा मैग्निफिकेशन में भी एडिशन होगा, वहाँ पे प्रोडक्ट होता है। अब फिलहाल तो तुमको क्या पूछा है? फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन, मतलब ये पूछा है। तो तुमको क्या क्या चाहिए? f1 f2 एंड f3, f1 f2 एंड f3। उसमें से f1 और f3 तो सेम ही आएगा, क्योंकि आइडेंटिकल थे। क्या थे? आइडेंटिकल। तो तुम्हारा काम कम हो गया ना, तो मैं एक ही फाइंड कर लो, f1 और f3। और बाय द वे, व्हाट इज द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स? 1.5। बराबर बराबर। प्लानो कॉन्वेक्स, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5। डू यू रिमेंबर दिस? याद है क्या? याद है? हाँ कि ना? हाँ, अगर नहीं याद है तो 2 स्टेप बढ़ा लो फिर अपने। नहीं याद होगा तो फिर ऐसा लिखना। कैसा लिखना? ऐसा लिखना, ऐसा, और इसको सॉल्व करना। फिर बोलना ये 1.5 है, -1 r अपॉन 0.5 है, 0.5 1/2 होता है, तो 2r आ गया। ठीक, तो मैंने इसलिए बोल दिया कि आपको ये याद होना चाहिए। ये क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व होता है बाय द वे, इफ यू नो दिस। प्लानो कॉन्वेक्स सुनते से ही, आइडेंटिकल सुनते से ही, और बीच में लिक्विड भरा, तो पहला और तीसरा फोकल लेंथ सेम है, 2r है, 2 × 20, क्योंकि 20 इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब 40 सेंटीमीटर था, ये तो पता लग ही गया था। दिस इज 40 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन पढ़ते वक्त ही क्वेश्चन खत्म हो गया ये। अभी सिर्फ तुमको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हाँ ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। ये कौन है? इक्वी कॉन्केव। क्यों इक्वी कॉन्केव? इस साइड को शेप कहां से मिला? इससे मिला। इसको कहां से मिला? उससे मिला। लेकिन ये वो तो सेम ही थे, तो कौन बन गया? इक्वी कॉन्केव। कौन बन गया ये? इक्वी कॉन्केव। इक्वी कॉन्केव याद है फॉर्मूला? F इक्वल्स टू माइनस r अपॉन 2 इंटू म्यू -1। तो F इक्वल टू क्या आ जाएगा? डायरेक्ट -r नहीं आएगा, वो ग्लास के लिए होता है। यहाँ पे ये जो लेंस है वो ग्लास का नहीं है, वो लिक्विड का है। यहाँ गलती होती है हमारा। वैसे बाय डिफॉल्ट 1.5 पढ़ लिया ना, अरे हाँ हाँ ये तो ग्लास वो नहीं है, ग्लास ये और वो है, एक बीच में कौन है? लिक्विड है। तो ये आ जाएगा F इक्वल्स टू कितना? -20/2, 1.7 -1, 1 और 10 जा, तो F इक्वल्स टू -10/0.7। मतलब F इक्वल्स टू 0.7 का पॉइंट हटा दो तो 7 × 10⁻1 ऊपर गया, तो 100/7। ये मिल गया F2। दिस इज F2। अब आपको चाहिए था 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन, 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, 1/40 माइनस 100/7 है ना सब? हाँ, 7/100, 7/100, 1 अपॉन बोल रहा हूं मैं, तो -7/100 प्लस कितना? 1/40,
1/40 1/40 2/40 2/40 1/20 हो जाता है कितना 1/20। अब एक काम करो बराबर है इधर कितना है 100 इधर भी 100 लाओ 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो कर लो कर लो 5/100 तो ये बन जाएगा 5/100 -7/100 तो 1/f से कितना होगा -2/100 मतलब कितना -50 कितना -50 ऑप्शन नंबर बी। तो अभी इस टाइप के क्वेश्चंस में अगर आप देखोगे बहुत सारे नंबर ऑफ स्टेप्स है एक्चुअली स्टेप्स है ही नहीं यू जस्ट हैव टू थिंक if I have three lines in combination kept in contact 1/f1 plus 1/f2 plus 1/f3 इसमें से f1 और f3 सेम है और f1 और f3 प्लानो कॉन्वेक्स था तो 2r होगा क्योंकि म्यू की वैल्यू 1.5 थी राइट तो f1 और f3 कितना हो गया 20 इंटू 2 मतलब कितना 40 बराबर तो 1/f1 plus 1/f3 1/f1 plus 1/f3 1/40 plus 1/40 2/40 that is 1/20 अब 1/20 को साइड में रख दो जस्ट कीप इट असाइड लेट्स थिंक अबाउट द जो बीच का लेंस था मिडिल वन इट इज मेड अप ऑफ लिक्विड ऑयल और ये प्लानो सॉरी ये इक्वी कॉन्केव है क्योंकि दोनों सरफेस का जो कर्वेचर है वो सेम है तो इक्वी कॉन्केव है -r अपॉन 2 इंटू म्यू -1 इक्वी कॉन्केव है तो नीचे 2 आता है म्यू की वैल्यू 1.7 थी तो 1.7 -1 इज 0.7 ऊपर रेडियस 20 था नीचे 2 था 10 हो गया 10 अपॉन 0.7 हो गया तो 100/7 आ गया माइनस के 7 दिस इज फोकल लेंथ उसका उल्टा कर दोगे तो 7/100 बन जाएगा माइनस के 7 मतलब तुमको अल्टीमेटली 1/20 में से वो 1/20 था ना 1/f1 प्लस 1/f3 का 1/20 उसमें से 7/100 को माइनस करना है अब 1/20 को 7/100 से माइनस करने के लिए डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा तो 1/20 को 5/100 लिख लिया 5/100 माइनस 7/100 हाउ मच इज दैट -2/100 दैट इज -1/50 तो 1 फोकल लेंथ आ गया -1/50 तो फोकल लेंथ आ गया -50 गुड। और जब तक तुम घर पे ये खुद प्रैक्टिस नहीं करते हो टू सॉल्व द क्वेश्चंस विदाउट राइटिंग स्पीड नहीं बढ़ने वाला है। आपको ये ध्यान रखना है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिर्फ तुमको कितना पता है उससे नहीं चलता है व्हाट इज योर स्पीड दैट आल्सो मैटर्स एंड दैट मैटर्स द मोस्ट। नीट वालों के लिए 45 क्वेश्चंस और आइडियली स्पीकिंग फिजिक्स को 75 मिनट्स देने चाहिए देते नहीं है क्योंकि प्लानिंग ही नहीं है जाके एग्जाम में बैठ जाते हैं सीधा स्टार्ट करते हैं बायो से फिर जैसा बायो खत्म हुआ फिर केमिस्ट्री पे आखिर में फिजिक्स आते आते समझा कि 3 घंटे में से 2 hours 40 मिनट तो चले गए बचे तो 20 मिनट तो ऐसा नहीं होता यू हैव टू प्लान तो 70 to 75 मिनट फिजिक्स के लिए होना चाहिए तो सॉल्व 45 क्वेश्चंस so if I just divide these two numbers let's say you are giving more or less 70 minutes 70/45 तो लगभग 1 minute and 20 seconds का एवरेज है तुम्हारे पास एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो 1 minute 20 सेकेंड में तुम क्वेश्चन पढ़ोगे भी उसको सॉल्व भी करोगे और टिक भी करोगे इसलिए समवेयर यू हैव टू लर्न हाउ टू डू कैलकुलेशंस डायरेक्टली तो अभी अगली बार से जब कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चंस आए तो लगभग ऐसा ही मेथड है उसमें तो ट्राई नॉट टू यूज पेन एंड पेपर सॉल्व डायरेक्टली। अगला क्वेश्चन A boy is trying to start a fire by focusing sunlight on a piece of paper using an equiconvex lens of focal length 10 centimeter. So there's a boy who is trying to पेपर को जलाने की कोशिश कर रहा है बाय यूजिंग अ इक्विकॉन्वेक्स लेंस जिसको तुम मैग्नीफाइंग ग्लास बोलते हो ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर द डायमीटर ऑफ सन इज ऑब्जेक्ट फॉर द लेंस तो ऑब्जेक्ट का साइज दिया है 1.39 into 10⁹ मीटर एंड इट्स mean distance from earth to sun is called as 1 astronomical unit उसकी वैल्यू दी है 1.5 into 10⁻11 मीटर तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है ऑब्जेक्ट का साइज दिया है फोकल लेंथ दिया है व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सन्स इमेज ऑन द पेपर स्कूल की याद आ गई करते थे ना ऐसा किया क्या नहीं
नहीं यार, तो हमको तो बोलते थे कि ये मैग्नीफाइंग ग्लास लेके आओ, पेपर पे उस सन के रेस को फोकस करो और देखो पेपर जलता है कि नहीं। तो एनीवेज, आपको पूछा है इमेज साइज, यू नो इमेज साइज बाय ऑब्जेक्ट साइज इज v बाय u, सो यू नो इमेज साइज इज, सॉरी, इमेज साइज बाय ऑब्जेक्ट साइज इज इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो v बाय u इनटू o। क्या पूछा है आपको? डिस्टेंस ऑफ, सॉरी, डायमीटर ऑफ सन्स इमेज। डायमीटर ऑफ सन्स इमेज मतलब इमेज का साइज। ऑब्जेक्ट का साइज पता है? यस। ये पता है? यस। तो अगर v मिल जाए हमारा काम हो जाएगा। v कैसे फाइंड करोगे? 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u लेंस है। मैं तुमको डायरेक्ट फॉर्मूला भी दे सकता हूँ, लेकिन फिर एक कंफ्यूजन क्रिएट होगा, यू विल बी कंफ्यूज, इसलिए आई एम नॉट गिविंग यू दैट फॉर्मूला डायरेक्टली। एक्चुअली आई कैन, इफ यू रिमेंबर। डू यू रिमेंबर v बाय u इज f अपॉन f माइनस u? तो डू यू रिमेंबर दैट यू आर सपोज टू यूज साइन कन्वेंशन? यस कि नहीं? हाँ। और कॉन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव होता है फोकल लेंथ। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या लिखते हो? माइनस ओ। ओ भी क्या आएगा? पॉजिटिव। तो ये बन जाएगा आई इक्वल्स टू एफ अपॉन एफ प्लस यू इन टू ओ। वट इज फोकल लेंथ? 10। 10 प्लस वट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस? और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? कितना है? 1.5 इंटू 10 रेज टू 11। वट इज ऑब्जेक्ट का साइज? 1.39 इंटू 10 रेज टू 9। बराबर? करेक्ट? श्योर? गुड। वैसे वैसे ये नहीं भी लिखते तो तुम पता है क्या लिखते? v बाई यू इंटू ओ। आपको पता है, आपको पता तो है ही, सन इज फार फार अवे फ्रॉम यू। मतलब कैन आई से दैट ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी? बोल सकते हैं ना हम लोग। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो तो इमेज कहाँ बनता है? फोकस। तो सीधा सीधा ऐसा लिख देते हैं, राइट? और वो जो फॉर्मूला लिखा है ना, वो और ये सेम ही है। कैसे सेम है बोलेगे? उधर तो एफ प्लस यू है। जाओ इंडियन ओशन में और एक डब्बा पानी का निकाल के लाओ। इंडियन ओशन को क्या फर्क पड़ा? नथिंग। नथिंग ना। यू इज वेरी लार्ज डिस्टेंस और एफ इज जस्ट 10 सेंटीमीटर, और वो भी सेंटीमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट नहीं किया, डायरेक्ट ऐड कर दिया। करेक्ट? तो दैट इज वाई यू हैव टू नो कि ये जो एफ है ना, ये इररिलेवेंट है। इस केस में इररिलेवेंट है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इतना बड़ा है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में मैं फोकल लेंथ ऐड भी करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट? तो करो मत करो, तुमको निग्लेक्ट ही करना है। तो ऐसे केस में एक काम करना फिर, सिंस सिंस f इज वेरी 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 लेस देन u, तो f प्लस u इज सिंपली इक्वल टू u, देयरफॉर I इक्वल्स टू f बाय u इनटू o। f कितना था? 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.1 हो जाएगा। 10 इंटू 10 रेज टू माइनस 2, तो 10 इंटू 10 रेज टू माइनस 2 मतलब 10 रेज टू माइनस 1 मतलब 0.1। और u कितना है? 1.5 इंटू 10 रेज टू 11। और ऑब्जेक्ट का साइज कितना था? कितना था? 1.39। 1.39, 1.4 भी मान ले तो चलता है। 10 रेज टू कितना है? 9। बराबर? ये 10 रेज टू माइनस 1 और 10 रेज टू 9, 10 रेज टू 8 और नीचे 11, तो नीचे बचेगा 3। कितना बचेगा नीचे? 3। 3 3 10 रेज टू 3। ये 10 रेज टू 3 नीचे बचा, नीचे। ऊपर आके 10 रेज टू माइनस 3 हो गया। और 1.39 बाय 1.5, ऊपर अगर 1.5 से थोड़ा सा बड़ा नंबर होता तो आंसर 1 से बड़ा होता। ऊपर 1 से 1.5 से थोड़ा सा छोटा नंबर है तो आंसर 1 से थोड़ा छोटा है। थोड़ा छोटा कितना छोटा? 0.9। कितना? 0.9। 0.9। 0.9 इंटू 10 रेज टू माइनस 3। 0.9 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 मतलब 9 इंटू 10 रेज टू माइनस 4। हाँ कि ना? हाँ, तो हो गया 9 इंटू 10 रेज टू माइनस 4। ऑप्शन नंबर सी। देख लो, सी होगा आंसर की, इसमें सी ही होगा। सी है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन।
और ये एक्यूरेट करने की कोई जरूरत नहीं है। 1.39 बाय 1.5 इज स्लाइटली लेस देन 1.9 मान लिया, नहीं तो 1.4 बाय 1.5 कर लोगे, 14 बाय 15 कर लोगे, 14 बाय 15 स्टिल 0.9, तो 0.9 इंटू 10⁻³ मतलब 9 इंटू 10⁻⁴। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। अ थिन लेंस हैज फोकल लेंथ f1, एक लेंस है जिसका फोकल लेंथ f1 है, एंड इट्स एपर्चर, यू नो एपर्चर याद है, एपर्चर, एपर्चर इसको एपर्चर बोलते हो, इफेक्टिव डायमीटर। तो इफेक्टिव डायमीटर एपर्चर कितना है, d है। इट फॉर्म्स एन इमेज ऑफ इंटेंसिटी I। तो ये जो लेंस है इसने इस लेंस ने इस लेंस ने इस लेंस ने एक इमेज बना दिया, उसका इंटेंसिटी I था। अब बोला है नाउ द सेंट्रल पार्ट ऑफ द एपर्चर अप टू डायमीटर d/2 इज ब्लॉक्ड बाय एन ओपेक पेपर। तो आधे लेंस को तुमने पेपर से ढक दिया, दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू, मतलब एपर्चर आधा हो गया इन शॉर्ट। द फोकल लेंथ एंड द इमेज इंटेंसिटी विल चेंज टू। पहली बात तो फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं होने वाला, तो आंसर आपका बी और डी में से आएगा। बोलोगे ऐसा क्यों? क्वेश्चन समझेगा तो आंसर समझ में आएंगे। ये लेंस है, इसका फोकल लेंथ f1 है, ये उसका एपर्चर है, ठीक। बी, अब इन्होंने बोला है कि आधे लेंस को तुमने ब्लॉक कर दिया, आधे लेंस को विथ सम पीस ऑफ पेपर वॉट एवर इट इज, बट द आइडिया इज ब्लॉकिंग हाफ ऑफ इट, हाफ तुमने ब्लॉक कर दिया। डिड यू चेंज द थिकनेस? नो। और डू यू रिमेंबर फोकल लेंथ डिपेंड करता है थिकनेस पे। तुमने अगर इसको ऐसा आधा ब्लॉक किया होता ना, या ऐसा आधा कट किया होता, तो तुम बोल सकते थे कि फोकल लेंथ बढ़ जाएगा, क्योंकि थिकनेस कम होना मतलब फोकल लेंथ बढ़ना, लेकिन तुमने इसको ऐसा ब्लॉक किया हुआ है। तो ब्लॉकिंग इन दिस वे मतलब थिकनेस तो नहीं चेंज हुआ, तो थिकनेस चेंज नहीं है तो फोकल लेंथ चेंज होगा क्या? नहीं होगा। तो तुम्हारा आधा काम खत्म। बी और डी में से एक ऑप्शन आएगा ही, और ऑप्शन नंबर डी ही आएगा। बताता हूँ क्यों। I/4 नहीं आ सकता, बताता हूँ, सॉल्व करने के बाद समझेगा। तो डू यू रिमेंबर, इफ यू रिमेंबर, इंटेंसिटी ऑफ इमेज फॉर्म वॉज प्रोपोर्शनल टू एरिया, याद है क्या? हाँ कि ना? हाँ, और एरिया वॉज प्रोपोर्शनल टू एपर्चर का स्क्वायर। तो इनिशियल केस में जो इंटेंसिटी था I1, शुरू में I1 वॉज प्रोपोर्शनल टू एपर्चर का स्क्वायर, एपर्चर का स्क्वायर या फिर एरिया का स्क्वायर, जो भी आप कंफर्टेबल हो वैसा। एपर्चर का स्क्वायर करोगे तो भी चलता है। तो इफ यू से एपर्चर स्क्वायर इट इज डी स्क्वायर। दूसरे केस में जो इंटेंसिटी है इट इज प्रोपोर्शनल टू एपर्चर स्क्वायर, दूसरे केस में एपर्चर डी स्क्वायर माइनस d/2 का स्क्वायर, क्योंकि तुमने आधा माइनस कर दिया, आधा ब्लॉक कर दिया, तो फिर व्हाट इज द रिमेनिंग एपर्चर? डी स्क्वायर माइनस d/2 का स्क्वायर। इनिशियली कितना था, अभी कितना है? d/2 का स्क्वायर। गुड, पक्का, श्योर, यस, गुड। तो I2 इज प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर माइनस d स्क्वायर बाई 4। व्हाट इज 1/4? 3/4, तो 3d स्क्वायर बाई 4, 3d स्क्वायर बाई 4, ये I2 है। आपको I2 ही तो चाहिए था, तो I2 चाहिए ना, तो I2 बाय I1 इज इक्वल टू, I2 इज प्रोपोर्शनल टू 3d स्क्वायर बाई 4 और I1 इज प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर कैंसल, d स्क्वायर और d स्क्वायर क्या हो गया? कैंसल हो गया। तो I2 बाय I1 को I नाम दिया है 3/4, तो व्हाट इज I2? 3I/4, तो 3I/4, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोक है जोक। हाँ बट हंसोगे तब जब जोक समझ में आएगा। टू थिन लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ f1 and f2 आर इन कॉन्टैक्ट एंड कोएक्सियल। कॉन्टैक्ट एंड कोएक्सियल मतलब दोनों का एक्सिस सेम लाइन पे है। द कॉम्बिनेशन इज इक्विवेलेंट टू अ सिंगल लेंस ऑफ फोकल ऑफ पावर पूछा है, पावर। डू यू रिमेंबर what is the focal length of combination if the two lengths are in contact? 1/f1 plus 1/f2
F2 इसी को पावर बोलते हैं कि नहीं? हाँ, तो F2 प्लस F1 अपॉन F1 इंटू F2 हो गया। कहाँ पे है? अरे B, F1 प्लस F2 अपॉन F1 इंटू F2 खत्म। इसलिए तो बोला जोक है, समझेगा तो हंसोगे। दिस इज अ जोक। सिंपल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी अगेन सिंपल क्वेश्चन। An equiconvex lens, you see a equiconvex lens, is cut into two halves along. दो पार्ट में कट किया, लेकिन दो तरीके से कट किया। एक along x or x dash, मतलब along this line कट किया, राइट, एंड along y or y dash, मतलब एक vertical axis और एक horizontal axis along कट किया। Let f, f dash, f double dash be the focal length of the complete lens, पूरा लेंस का focal length f था। एफ डैश ईच हाफ इन केस वन, तो केस वन में तुमने इसको ऐसा कट किया है, उस केस में दो लेंस बन गए और हर एक हाफ का फोकल लेंथ कितना है? एफ डैश। और सेकंड केस में कैसा कट किया तुमने? अलॉन्ग वाई ओ वाई डैश। उस केस में जो फोकल लेंथ है वो कितना बोला है आपको? एफ 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 डबल डैश, राइट। तो आपको पूछा है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, टू सिंपल। चलो ध्यान दोगे तो सब सिंपल है, नहीं तो फिर नथिंग इज सिंपल। ये था ओरिजिनल लेंस, ओके। तो ये था, क्या था ये? ओरिजिनल लेंस। क्या था ये? ओरिजिनल लेंस, ठीक। अब इस ओरिजिनल लेंस का फोकल लेंथ था एफ। अब तुमने पहले केस में इस ओरिजिनल लेंस को तुमने पहले केस में कट किया अलॉन्ग एक्स ओ एक्स डैश। कैसा कट किया? एक्स ओ एक्स डैश। अब इसी ओरिजिनल लेंथ को तुमने दूसरे केस में कट किया अलॉन्ग वाई ओ वाई डैश, अलॉन्ग वाई ओ वाई डैश, ऐसा कट किया। अभी इसको भूल जाओ। पहले केस में इस दो पार्ट बन गए। दो पार्ट बने कि नहीं? हाँ बने ना दो पार्ट, यस। एक ऊपर का, एक नीचे वाला। इसका फोकल लेंथ बोला है एफ डैश, इसका भी बोला है एफ डैश। यहाँ पे भी दो बन गए, इसको बोला है एफ डबल डैश, यहाँ बोला है एफ डबल डैश। मैंने आपको बोला था कि जब तक थिकनेस कम नहीं हो तो फोकल लेंथ कम नहीं होता है। यहाँ पे थिकनेस सेम है क्या? यस। तो एफ डैश की वैल्यू क्या आएगी? एफ। और यहाँ पे थिकनेस आधा हो गया क्या? यस। अगर थिकनेस आधा तो फोकल लेंथ डबल, थिकनेस आधा तो फोकल लेंथ डबल, मतलब कितना आएगा? 2f। बताओ आंसर। एफ डैश इज इक्वल टू एफ, एफ डैश इक्वल्स टू एफ और एफ डबल डैश इक्वल्स टू 2f। ऑप्शन नंबर डी। तो 18 का ऑप्शन नंबर डी है। यस, करेक्ट, गुड। सो दैट्स इट फॉर टुडे।